हेलो हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और मैं आई हूँ आपके लिए केमिस्ट्री की मिस्ट्री को सॉल्व करने। और आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस नए बैच जिसका नाम है टाइटन फॉर क्लास 9th। यहाँ पर हम करने वाले हैं वन शॉट के अंदर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्रिस्प वे में और बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमारे चैप्टर्स को, पूरे सिलेबस को हम यहाँ पर आपको कवर करवाने वाले हैं। एंड इस सीरीज का आपका जो पहला चैप्टर है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वो ऑलरेडी डल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको देखिए, क्योंकि उसके बेसिक्स आपको आगे पूरी केमिस्ट्री में क्लास 9th में काम आने वाले हैं। और आज का ये जो सेशन होने वाला है, आज हम हमारे चैप्टर नंबर 2 के साथ डील करेंगे, ठीक है, जो कि जिसको हम वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस के अंदर क्या कवर करने वाले हैं, क्या टॉपिक्स मैं कवर करवाऊंगी, एवरीथिंग, सारी चीजें कवर करने वाले हैं भाई, है ना। क्योंकि वन शॉट में सब कुछ मुझे आपको कवर करवाना है, तो कोई भी टॉपिक ऐसा बचेगा नहीं जिसको हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताऊंगी, केमिकल चेंज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज पढ़ाऊंगी। फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, यानी कि टाइप ऑफ चेंज हम कह सकते हैं कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। क्या चीज बेटा? टाइप ऑफ चेंज। चेंज कौन कौन से टाइप का होता है वो पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद बेटा जी मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं, है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सिखाने वाली हूं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सिखाने वाली हूं। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमें करनी है। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करवाऊंगी बेटा? क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है क्या कुछ हमने कवर करना है। एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सभी टाइप की रिएक्शंस जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्यारा सा सेशन, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल चेंजेस के बारे में, चेंज के बारे में सबसे पहले बेटा जी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या होता है चेंज? क्या होता है चेंज? चेंज शब्द से, है ना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है उन सभी बच्चों के दिमाग में आता है, अरे चिंकी तू तो बदल गई रे, है ना, अरे चिंकी तू तो बदल गई। बोलते हैं ना हम कि अरे भाई तू तो आजकल फोन ही नहीं करता, कहाँ बिजी है, बदल गया तू तो, है ना। तो ये जो बदलाव है ये क्या है ना, चेंज। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में भी हम चेंजेस के बारे में बात करने वाले। बेसिकली चेंज का मतलब होता है मॉडिफिकेशन आना। वो मॉडिफिकेशन बेटा अगर आपके आउटर एनवायरनमेंट में आता है, यानी कि फिजिकली अगर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में, केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आता है, कोई मॉडिफिकेशन आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक बेसिक से बेटा जी इसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना, छोटे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। अगर मैं चेंज की बात करती हूँ, अगर मैं इसको क्लासिफाई करती हूँ, है ना, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के चेंजेस हमारे पास होते हैं। जैसे कि पीरियोडिक चेंजेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं पीरियोडिक चेंजेस के अलावा मैन मेड चेंजेस होते हैं, नेचुरल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के चेंजेस जो हम छोटे क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। बट बेसिकली मेन यहाँ पर इन केमिस्ट्री हम डील करते हैं दो टाइप के चेंजेस के साथ। एक हमारे पास होता है फिजिकल चेंज और दूसरा हमारे पास होता है बेटा जी केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक पेज है, उस पेज को बेटा मैंने बीच में से फाड़ दिया। बीच में से अगर मैंने उस पेज को फाड़ा, पेपर को फाड़ दिया, तो क्या हुआ बेटा? उसके स्ट्रक्चर में कुछ, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में थोड़ी ना कुछ चेंज आया। पेज जिस चीज का बना हुआ है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, उसके कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आया। कहाँ चेंज आया? उसका शेप चेंज हो गया है, उसके शेप को हमने चेंज कर दिया। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? ये एग्जाम्पल है आपके फिजिकल चेंज का। और वहीं पे सेम पेपर को बेटा अगर हम जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन चेंज होती है। इसका जो आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन है उसके अंदर चेंज आता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी? हमारा केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है फिजिकल एंड केमिकल चेंज में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, ओके, सो यहां पर
बेसिकली बेटा यहाँ पे हम फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे एंड फटाफट से जल्दी से इन दोनों के बीच में कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, फिजिकल चेंज कैसे होते हैं बेटा? फिजिकल चेंजेस के अंदर हमारे पास नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। और साथ ही साथ बेटा फिजिकल चेंज के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है एंड नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन टेक्स प्लेस। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। तो मेन पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर होगा वो क्या होगा? मेन पॉइंट बेटा जी ये है कि हमारी केमिकल कॉम्पोजिशन में यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है। केमिकल चेंजेस की बात करती हूं तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंज होते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, परमानेंट चेंजेस होते हैं। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और ये जो नया सब्सटेंस बनेगा इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी ना वो एकदम नई होने वाली है और इसकी केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से मैच नहीं करती है। ठीक है, क्या होती है? डिफरेंट होती है ओरिजिनल सब्सटेंस से। ठीक है, जिससे इसको हमने बनाया है उससे इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी क्या होंगी? डिफरेंट आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं बेटा ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस बेटा परमानेंट चेंज होते हैं। जैसे अगर हमने क्या कर दिया बेटा, अगर हमने कन्वर्ट कर दिया मिल्क को कर्ड के अंदर तो वापस से हम कर्ड को मिल्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो एक परमानेंट चेंज है, उसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, देखिए हीट लाइट एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, हीट लाइट में बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, तो दोनों बात यहाँ पर है। यहाँ पर क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज के केस में फिजिकल चेंजेस जब भी हमें करवाने हैं तो हम हीट या फिर लाइट एनर्जी यूज हो भी सकती है और नहीं भी यूज हो सकती। और इस केस में क्या हो रहा है बेटा? हीट में भी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, कई बार रिलीज होते हुए आपको दिखाई देगी कि जब भी कोई केमिकल चेंज वहां पर हो रहा होगा, या फिर कई बार हमें रिएक्शन को करवाने के लिए, उस केमिकल प्रोसेस को करवाने के लिए, उस केमिकल चेंज को करवाने के लिए एनर्जी देनी भी पड़ती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गए हैं बेटा आपके फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा सा और अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में, तो यहाँ पर देखिए जब भी मेरे को केमिकल चेंज के बारे में बात करनी है तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है तो वो केमिकल चेंज होगा, अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, द प्रॉपर्टी दैट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, जिसमें क्या होता है? चेंज होता है इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि बर्निंग हो गया, रिएक्शन विद एसिड हो गया। यहाँ पर बेटा कार्बन को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आप सभी को पता है हमें क्या मिलता है? कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ में बेटा जी हीट भी इवॉल्व हो रही होती है, CO2 गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है? ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, ये क्या है बेटा? केमिकल चेंज का होना है। ठीक है, और इसी के साथ बहुत सारी दूसरी हमारे पास रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, जो हम अभी थोड़ी देर में कवर करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अ केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही मस्त बात है ना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेटा मेरे को आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाना है। तो भाई ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, केमिकल रिएक्शंस जो है वो क्या है? पाथवे है फॉर अ केमिकल चेंज। कोई केमिकल चेंज करवाने के लिए जो रास्ता वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट अपनाएगा उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? पाथवे होती है किसका? केमिकल चेंज का। ठीक है, तो इसलिए द केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज हो रहा है वो क्या करता है? इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन। भाई ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अ केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड्स। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, एंड केमिकल कॉम्बिनेशन होने के बाद एक नया सब्सटेंस, एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है जिसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होती है, जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन एंटायरली डिफरेंट होती है बेटा जी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, यानी कि उसके रिएक्टेंट से। तो देखिए अ केमिकल चेंज इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द reaction substance and formation of new
बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल चेंजेस कहते हैं। किस किस को ये वाली बात क्लियर हो गई है, जल्दी से बताइए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन को बेटा जी एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मेरे पास A प्लस बी से मुझे क्या मिल रहा है, A प्लस बी से बेटा मेरे को C प्लस D मिल रहा है, A प्लस बी से मेरे को C प्लस D मिल रहा है। तो A प्लस बी से C प्लस D जो मिल रहा है, इसमें A और B जो मेरे पास हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और C प्लस D को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट में आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ये क्या है बेटा, न्यू सब्सटेंस है। ये क्या है हमारा, न्यू सब्सटेंस जिसका फॉर्मेशन हुआ है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट का नाम देते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है एंड समझ में भी आ गया है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बेटा हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, पाथवे है ऑफ अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। तो अगर केमिकल रिएक्शन कहीं पर हो रही है, लेट्स से किसी बीकर के अंदर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट, हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें इस तरीके से पता चलेगा। कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम बता सकते हैं कि यस यहां पर केमिकल चेंज हो रहा है और यहां पर केमिकल चेंज नहीं हो रहा। अगर किसी जगह पर किसी हमने कुछ बीकर के अंदर कुछ लिया और बेटा वहां पर अगर कुछ हमें गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, गैस बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, वहां पर आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। वहां पर क्या हो रही है बेटा, आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। आई होप आप सभी को इतनी बात क्लियर हो गया। ठीक है, फिर है बेटा चेंज इन कलर। अगर कलर के अंदर कोई चेंज आता है, कुछ नया कलर का फॉर्मेशन अगर हो गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यस यहाँ पर क्या कलर के अंदर कुछ चेंज आया है, इस वजह से हम बता पाते हैं कि यस यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर बेटा अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई पीपीटी बन जाते हैं, ठीक है, पीपीटी प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट को क्या कहते हैं हम, प्रेसिपिटेट कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। फिर है बेटा जी चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट में चेंज आ जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप सभी को क्लियर है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जी, किसकी बात करने वाले हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस की, यानी कि गैस का बाहर निकलना। गैस का बाहर निकलना वेरी सिंपल। अगर बेटा मैं यहाँ पर क्या ले लूं बेटा, रिएक्शन, देखो टाइप ऑफ रिएक्शन अभी हम करेंगे तब आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। पर यहां पर हम ले लेते हैं आपका, लेट्स से हमने क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को ये किसके साथ रिएक्शन करवा लेते हैं बेटा, HCl के साथ, एसिड के साथ जब मैंने रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम का क्लोराइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, NaCl, सोडियम का क्लोराइड बना। और साथ में यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, CO2 गैस बाहर निकलती है। यहाँ पर CO2 गैस के साथ बेटा यहाँ पर वाटर भी रिलीज होता है, वाटर भी रिलीज होता है। यहाँ पर क्या मिल रहा है मेरे को, सॉल्ट मिल रहा है। ये क्या मिल रही है बेटा, गैस मिल रही है। ठीक है, ये क्या मिल रही है, गैस मिल रही है। तो बेटा अभी यहाँ पर ये मैंने अपसाइड एरो क्यों लगाई, क्योंकि जब भी गैस बाहर निकलती है तो टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देगी, टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देगी, गैस बाहर निकल रही है। वाटर के केस में आपको पता ही वाटर बन रहा है। तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आएगी, बैलेंसिंग भी समझ में आएगी, है ना। अभी के लिए आपको ये एग्जांपल्स ध्यान रखने, देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हमने ये क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को बेटा मैंने HCl जो कि मेरा एसिड है उसके साथ जब रिएक्शन करवाया तो मेरे को एक सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स हमें दिखेंगे, इससे हमें समझ में आता है कि यस यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 पे, चेंज इन कलर। कलर के अंदर चेंज की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। सो यहाँ पर हम बेसिक सा यहाँ पर ले लेते हैं बेटा, चेंज इन कलर में हम लेट्स से यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, आयरन है,
ठीक है, आयरन को मैं रिएक्शन करवा रही हूँ कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट आप सभी को पता है ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पर जब मैं इसको रिएक्शन करवाऊंगी, ठीक है, तो आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा जी, FeSO4 का फॉर्मेशन होगा और साथ में कॉपर जो है बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का स्टार्टिंग में कलर बेटा कैसा था, ब्लू था, तो यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद हम नोट करेंगे कि ब्लू कलर जो है गायब हो गया। ब्लू कलर क्या हो गया, गायब हो गया। तो भाई कलर पहले था और फिर वो गायब हो गया, इससे भी तो हमें विजिबल पता चल रहा है ना कि यस यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कलर में कुछ तो चेंज आ रहा है। पहले नीला था, अब क्या हो गया है, कलरलेस हो गया है ना। अब क्या है, कलर क्या है, फेड हो गया है। कलर क्या हो गया, तो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। तो इसके चेंज से भी हमें पता चल रहा है कि यस यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, उसी तरीके से आगे हम मूव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन में बेटा जी लेट्स से हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, हमने एग्जाम्पल ले लिया बेटा आपका लेट्स से कॉपर का क्लोराइड। ठीक है, CuCl2 हमने ले लिया। कॉपर क्लोराइड को बेटा यहां पर अगर मैं रिएक्शन करवाती हूं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं, ठीक है, या कॉपर नाइट्रेट, कुछ भी ले सकते हो आप। कॉपर का लेट्स से क्लोराइड हमने ले लिया है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा क्या बन जाएगा, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा, और यहाँ पे बेटा जी हमारे पास कॉपर का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये जो कॉपर का हाइड्रोक्साइड बने बेटा, ये क्या है, ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में बेटा PPT लिखूंगी। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है बेटा जी पेल ब्लू कलर। कैसा कलर होता है, पेल ब्लू कलर होता है। तो क्योंकि पेल ब्लू कलर है, कलर भी यहाँ पर हमें देखने को मिला है, कलर के अंदर भी चेंज देखने को मिल रहा है ना। पेल ब्लू कलर के PPT यहाँ पर बन रहे हैं, इनसॉल्युबल यहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हुआ बेटा, किसका एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ हमारे किसका बेटा, ये एग्जाम्पल हुआ हमारे PPT के फॉर्मेशन का। यानी कि जब भी कुछ ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, देखिए चेंज इन स्टेट। स्टेट के अंदर चेंज होना, किसके अंदर चेंज होना, स्टेट के अंदर चेंज होना। स्टेट, हमारी स्टेट में चेंज आ रहा है। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेट्स से हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, गैसियस सब्सटेंस है, फिर मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करवाई तो मुझे क्या मिला बेटा, मेरे को वाटर का फॉर्मेशन हो गया, और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर हमें मिलता है। तो यहाँ पर स्टेट, फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है। जो हमने रिएक्टेंट यहाँ पर लिए, ये दोनों के दोनों बेटा गैसियस है और आपस में रिएक्शन करने के बाद एक लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास चेंज इन स्टेट हो रहा है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। भाई लिख लिया होगा अभी तक तो, चलो भाई आगे चलते हैं, है ना। अभी मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में लाइव एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी, पर उससे पहले हम थोड़ा सा बैलेंसिंग की ओर चल लेते हैं, है ना। बैलेंसिंग थोड़ा सीख लेते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन को अगर मुझे लिखना हो बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना हो, अगर मैं बार बार लिखूं कि हमारा कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो इससे हमें थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं इस पूरी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखूंगी, उसके केमिकल फॉर्मूलाज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखूंगी, तो मुझे काफी सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। मुझे पता चलेगा कि कौन सा आटम कितने नंबर में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, उसका मास कितना होगा, है ना। तो हर चीज मैं वहां पर कैलकुलेट कर पाऊंगी। अगर बेटा जी मैं केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखती हूं तो चीजें मेरे लिए आसान भी हो जाएंगी और साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मुझे पता चलेगी। ठीक है, चलिए फिर यहां पर केमिकल इक्वेशन को अगर आपको पूछा जाए कि भाई डिफाइन कीजिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मेरे पास बेटा जी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाती हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे सोडियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है, और साथ ही साथ मेरे को वाटर H2O भी मिलता है। तो यहां पर अगर मैं इसको डायरेक्टली पूरा लिखती हूँ कि मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैं उसको रिएक्शन करवा रही हूँ किसके साथ बेटा, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जब मैं पूरा इसको लिख रही हूं तो इस पर्टिकुलर
रिएक्शन को हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन, जहां पर हम केमिकल फॉर्मूलाज को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर जिस केस में बेटा हम क्या यूज करेंगे, हमारे केमिकल फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन वहां पर हम यूज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में जो बेसिक थिन लाइन डिफरेंस था वो सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बर्निंग ऑफ कोल इन द एयर इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये इस पूरी इंफॉर्मेशन को अगर मैं सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ कि मेरे पास बेटा जी कार्बन है, उसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करा तो मेरे को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में मिलती है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखी है, इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बेटा जी केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन से हमें फायदा क्या होता है, हमें समझ में आता है कि यहाँ पर एक ही कार्बन लिया है, यहाँ पर अगर मैंने ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, यहाँ पर CO2 अगर बन रहा है तो एक कार्बन है CO2 के अंदर और 2 क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन के एटम्स है। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है, इसी वजह से केमिकल इक्वेशन लिखना एक बेटर तरीका है, ठीक है। सो यहाँ पर आगे हम चलते हैं, तो यही वाली चीज मैं आपको बता चुकी हूं। अगर मैं पूरा लिखती हूँ तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन हो जाएगी, और वहीं पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन लिखती हूँ, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखती हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। क्या सभी को क्लियर हुआ? अब यहाँ पर अगर मेरे को कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आप सभी को पता है, सबसे पहले हम कोई 2 स्पीसीज लेते हैं, A एंड B। A एंड B आपस में रिएक्शन करने के बाद अगर AB का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में A और B किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी, रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है AB, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा जी, ये हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो नया सब्सटेंस बना है प्रोडक्ट, ये क्या है, हमारे पास न्यू सब्सटेंस का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया। किसी भी केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, एरो के इस तरफ, एरो के उस तरफ, ठीक है। एक जगह पे हम क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर इस साइड पर हम लिखेंगे हमारे रिएक्टेंट्स जो आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, और इनकी केमिकल रिएक्शन के, इनके केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जो नई चीज बन रही है उसको हम एरो के इस साइड पर लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसी चीज को यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। देखिए, हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करवाई है बेटा जी, रिएक्शन करवाई है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, और साथ में सोडियम का सल्फेट यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये क्या है बेटा जी, रिएक्टेंट्स है, और साथ में क्या बन रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो भाई देख रहे हो, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना नहीं आता तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। आपको कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। कॉपर सल्फेट के फॉर्मूला में आपको पता है जो सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव में होता है, कॉपर यहाँ पर +2 में है। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस वैलेंसी करेंगे तो क्या आ जाएगा, CuSO4 आपका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। बाय चांस अगर आपको सोडियम सल्फेट नहीं लिखना आता तो बेटा केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को समझने के लिए हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम सल्फेट का अगर मैं देखूं तो सोडियम जो है बेटा हमारे पास +1 में होता है, और जो सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव में होता है। क्रॉस वैलेंसी करेंगे तो हमारे पास Na2SO4 का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। Na2SO4 का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात भी क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। अब हमारे पास बेटा जी 2 टाइप की इक्वेशंस होती हैं। पहली इक्वेशन को हम बोलेंगे हमारी स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्टली हमने कोई केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर KNO3 है, KNO3 को हमने अगर हीट कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, KNO2 मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है बेटा जी, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर मैं देखती हूँ, जैसे KNO3 मैंने ले लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, हीट कर दिया। तो आफ्टर हीटिंग मुझे क्या मिल रहा है, KNO2 मिल रहा है, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी मुझे बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रिएक्टेंट को अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट साइड में टोटल ऑक्सीजन देखती हूँ तो 2 यहाँ पर टोटल 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पर सेम नहीं है। तो डायरेक्टली अगर मैंने इसको लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, ये कैसी इक्वेशन है, स्केलेटन इक्वेशन है, यानी कि अभी हमने इसकी बैलेंसिंग नहीं करी है, ठीक है। बैलेंसिंग
के अंदर हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। क्यों करते हैं मैम इक्वल? क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर बहुत सारे लॉज हम पढ़ते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई मास को ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय होता है, ना ही फॉर्म होता है। तो मास हमेशा कैसा रहता है बेटा, बैलेंस रहेगा। तो यहां पर अपना जो मास आना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मास इक्वल कैसे आएगा? जब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर इक्वल होंगे, तभी तो आपका मास भी क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा। इसी वजह से बेटा जी यहां पर हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन करते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं जिसमें हमें समझना है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इट इज एन इक्वेशन इन विच, ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू ऑफ द इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही हूं, तो यहाँ पर रिएक्टेंट के जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ठीक है जी, समझ में आ गया, इक्वल आएंगे यहाँ पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या सभी को समझ में आ गया? ये देखिए भाई, हमारे पास ग्लासवेयर्स आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर में हम क्या करेंगे, एक बढ़िया सा मस्त सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, क्योंकि भाई चैप्टर का नाम ही केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल चेंजेस है, तो भाई केमिकल चेंज तो करके दिखाना बनता है कि नहीं बनता है ना। तो अभी थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ पर मैं क्या कह रही थी आपको, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, ऑन द राइट साइड। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे कि कैल्शियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम कितना है, एक, यहाँ पर भी एक है। यहाँ पर कार्बन कितना है, एक, यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं, हमारे पास एक ही हमें दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं बेटा जी, 3 है ना। पर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, नीचे वाली जो इक्वेशन है बेटा, ये हमें बैलेंस नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, हमारे पास 6 है। इसको थोड़ी देर में अभी हम आपको बैलेंस भी करके दिखाएंगे। ठीक है, सो चलिए फिर आगे मूव करते हैं। और नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन ऑर्डर टू कंप्लाई, और या फिर हम कह सकते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा भाई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, law of conservation of mass which states that matter is neither created nor destroyed in the course of a chemical reaction, chemical change. An unbalanced equation an unbalanced equation would imply that atoms have been created or destroyed. अगर कोई unbalanced chemical equation है, इसका मतलब वो ये बता रही है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर इक्वल नहीं आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, इसका मतलब ये हुआ कि वो ये बता रही है कि या तो नए एटम्स का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि कुछ नई चीज बन गई है अलग ही, है ना, कुछ एक्स्ट्रा एटम्स बन गए, ऐसा तो नहीं है। जबकि आप सभी को पता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो हमें कहता है मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, और अगर डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं हो सकता तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। अब कैसे कैसे बैलेंसिंग करते हैं बेटा, बैलेंसिंग करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड, उसके बाद है पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड बेटा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस में हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, तो हम उसी को ही सीखेंगे एंड उसी से ही हम समझेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर
इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड का। बिल्कुल सिंपल सा हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं और बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो इसका होगा वो क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस को अगर मैं ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरे पास वाटर का H2O का बेटा जी यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ है ना, जब भी हमें केमिकल इक्वेशन को बेटा बैलेंस करना होगा, एक साइड पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, एक साइड पे हम लिखेंगे बेटा जी प्रोडक्ट। एक साइड पर रिएक्टेंट लिखेंगे, एक साइड पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। एक साइड पर रिएक्टेंट लिखेंगे, एक साइड पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं मैम। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन तो 2 ही है, पर ऑक्सीजन का नंबर 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर क्या है, 1 है। तो हमें क्या करना है, हमें तो बैलेंसिंग करनी है। ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो भाई अगर मेरे पास ऑक्सीजन 2 होने चाहिए तो मैं अगर ऑक्सीजन को आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, H2O के आगे कॉफिशिएंट लगा दूंगी 2, जिससे अब यहाँ पर अगर कहीं पर आगे कॉफिशिएंट लगाकर इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो इसका क्या मतलब होता है वो जरा समझ लेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो 2 है बेटा ये इस हाइड्रोजन के साथ भी है और ये जो 2 है बेटा ये इस ऑक्सीजन के साथ भी है। यानी कि हाइड्रोजन टोटल यहाँ पर कितने हो गए हैं, 4 हो गए। 2 तो पहले से थे और 2 आगे हमने लगा दिए, तो 4 एटम्स हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ पर हो गए हैं। और ऑक्सीजन के आगे अगर 2 लिखा हुआ आ रहा है तो यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है कितने हो गए हैं, 2 एटम्स हमारे पास ऑक्सीजन के हो गए हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने जैसे ही बेटा जी हमने आगे 2 लगाया तो मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्योंकि आगे 2 आ गया तो यहाँ पर भी ये कितने हो गए हैं, 4 हो गए। पर रिएक्टेंट साइड पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने आगे 2 लगा दिया। अब जब भी हम आगे 2 लगाते हैं तो ये हमें क्या बताता है कि ये जो 2 है ये सबके साथ आ गया। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ भी क्या है, 2 है आगे, तो टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए हैं। तो अब ये पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे पास क्या बन चुकी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम यहाँ पर आगे मूव करने वाले हैं, आगे समझने वाले हैं। देखिए इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए इस इक्वेशन को, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, प्रोडक्ट लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, किसकी बात करूं भाई, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट कौन कौन से प्रेजेंट है यहाँ पर, पहला रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, कॉपर है। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फिर क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। फिर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो बड़े सारे एटम्स है। पहला एटम कौन सा है, पहला एटम कौन सा है, कॉपर है मैम। कॉपर के बाद क्या दिख रहा है तुमको, हाइड्रोजन दिख रहा है मैम। हाइड्रोजन के बाद क्या दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है। और सल्फर के बाद क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम हमारे पास एटम्स होंगे, कॉपर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कॉपर की बात करती हूँ तो रिएक्टेंट साइड पर मेरे को कॉपर कितने दिख रहे हैं बेटा, 1 दिख रहा है। यहाँ पर भी कॉपर कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है। ठीक है, ओके, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इस साइड पर अगर मैं हाइड्रोजन देखूं तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी मेरे को कितने दिख रहे हैं, 2 ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सल्फर की अगर मैं बात करती हूँ, सल्फर 1 है। यहाँ पर भी सल्फर कितने हैं, 1 ये रहा, 1 ये रहा, 2 है टोटल। सल्फर टोटल कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ठीक है, अरे यहाँ पर सल्फर 1 है और यहाँ पर सल्फर 2 है, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन तुमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 4 ये रहे, 5 6 और 7 आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 ये रहे, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको कितने हो गए, 7 आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए हैं। और यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो यू हैव 4 ऑक्सीजन ओनली, यू हैव ओनली 4 ऑक्सीजन। तो हमें इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले बेटा जी जब भी आपको बैलेंसिंग करनी होती है तो यू हैव टू बैलेंस द मेटल फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल बैलेंस द मेटल फर्स्ट। ठीक है, बैलेंस द मेटल फर्स्ट। आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, एंड मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर आप बेटा नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस द नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, सल्फर प्रेजेंट है। सल्फर यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सल्फर बेटा जी 2 दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने आगे 2 लगाया इसके आगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। जैसे ही सल्फर बैलेंस हुआ तो अब ये जो 2 है बेटा ये इस हाइड्रोजन के साथ भी है और इस ऑक्सीजन के साथ भी है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन देखूं तो मेरे पास कितने हो गए हैं बेटा जी, यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन देखूं तो कितने हो गए मेरे पास, 8 हो गए हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितने थे बेटा, 7 थे। हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दिख रहे हैं हमको, ठीक है, यहाँ पर भी 2 थे, पर अब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए। तो इसको मैं आगे क्या कर दूंगी, 2 लगा दूंगी, ठीक है, आगे कितना लगा दूंगी, 2 लगा दूंगी। तो अगर मैं यहाँ पर अब देखती हूँ तो मेरे ऑक्सीजन जो है अपने आप बैलेंस आउट हो चुके हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए हैं बेटा जी, 8 हो गए हैं, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमने लिखी है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे, ठीक है। तो बेटा आपको ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, लास्ट में आपको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में कभी भी बैलेंस नहीं करना, ठीक है, स्टार्टिंग में कभी भी बैलेंस नहीं करना है। स्टार्टिंग में हमेशा मेटल को आप बैलेंस करेंगे। अगर मेटल ऑलरेडी बैलेंस्ड है उसके बाद आप दूसरे नॉन मेटल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनको आप बैलेंस करेंगे किससे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से भी पहले। क्लियर हो गया भाई सभी को, बोलो भाई, चमक गया, हाँ कि ना, चमक गया। चलिए भाई, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं और एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है, देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, MnO3, हमारे पास क्या है बेटा जी, MnO3 इज द फॉर्मूला ऑफ द नाइट्रेट ऑफ मेटल M। मेरे पास कोई मेटल M है, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। मेरे पास कोई बेटा जी मेटल M है जिसका नाइट्रेट जो है वो क्या है, NO3 है, MnO3 है, ठीक है। जो NO3 होता है वो NO3 -1 में प्रेजेंट होता है ना। अगर यहाँ पर MnO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो मेटल है वो 100% +1 में प्रेजेंट होगी, तभी तो आपस में इसका जो फॉर्मूला बना है वो MnO3 बना है क्रॉस वैलेंसी करने के बाद, ठीक है। तो मेरे को मेटल का यहाँ पर चार्ज पता चल गया, जो मेटल है उसका, उसके ऊपर जो चार्ज आएगा, उसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी है, 1 है, ठीक है। तो अगर इसकी वैलेंसी 1 है, अब आपको बताना है ऑक्साइड ऑफ M का ऑक्साइड आपको फॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। मेटल +1 में है, ऑक्साइड आपको पता है -2 में होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, M2O। किस चीज का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, जो मेरे पास फॉर्मूला बना वो क्या बन जाएगा, M2O। क्रॉस वैलेंसी करने के बाद नाइट्राइड जो होता है, बी पार्ट में नाइट्राइड को सॉल्व करते हैं। मेटल आपको पता है +1 में है, नाइट्राइड जो होता है N-3 में होता है ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, M3N का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, M3N का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा जी मेरे पास क्या आता है, सल्फेट आता है। तो अगर मैं सल्फेट की बात करूँ तो सल्फेट जो है, सल्फेट ऑफ मेटल M की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो जो सल्फेट हमारे पास होगा वो क्या होगा बेटा, आपको पता है मेटल के ऊपर चार्ज +1 है, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्रॉस वैलेंसी करने के बाद हमारे पास M2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेरे पास सारे क्या आ गए हैं, केमिकल फॉर्मूलाज आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं हमारी अगली इक्वेशन के ऊपर। अगली इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज स्केलेटल इक्वेशन, ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन है जिसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। सो चलिए बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस आउट करने के लिए आप सभी को पता है यहां पर हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, किसका, प्रोडक्ट है ना। फास्ट बोल कर देखो, प्रोडक्ट बोला ही नहीं जाता, प्रोडक्ट धीरे धीरे बोला जाता है ना, फास्ट नहीं बोला जाता प्रोडक्ट को। चलो यहाँ आओ, अब तुम सोचोगे यार मैम कैसी बातें कर रहे हो, पढ़ा दो। आओ जरा यहाँ पे रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो रिएक्टेंट यहाँ पर कौन कौन से प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है मैम, हाइड्रोजन प्रेजेंट है मैम, ठीक है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पर भी मैम आयरन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आयरन मैडम जी यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, यहाँ पर मैम आयरन 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है। प्रोडक्ट में आ जाओ अब,
प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट में आ जाओ, ठीक है। सो यहाँ पर Fe2 ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 3 हैं, और हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं 2 हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू बैलेंस द मेटल फर्स्ट। सबसे पहले मेल को बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर मेटल 1 है, यहाँ पर मेटल 2 है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आयरन के आगे क्या लगा दूंगी 2 लगा दूंगी, तो यहाँ पर लगा दो आगे 2। Fe क्या हो गए, बैलेंस हो गए हैं, बैलेंस हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या है हमारे पास बैलेंस्ड है, क्या करना है ऑक्सीजन को बैलेंसिंग करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 1 है, तो आगे 3 लगा दो। अब ये जो आगे बेटा जी मैंने ये जो 3 लगा दिया ना, ये H2O के आगे 3, ये 3 इसके साथ भी है और ये 3 इसके साथ भी है, इसका मतलब मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गए हैं, ठीक है जी, और मेरे पास ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन आटम हो गए हैं। तो भाई इस तरीके से मेरा ऑक्सीजन तो जरूर बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन क्या हो गया, गड़बड़ा गया है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 6, यहाँ पर 2 हैं, इसके आगे भी 3 लगा दो तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। नाउ अब ये जो इक्वेशन बनी है 2Fe प्लस में 3H2O विल गिव, क्या दे रही है मुझे Fe2O3 दे रही है, और साथ में बेटा जी आपके पास 3H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, ये क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आई होप आप सभी को अच्छे से चमक गया है, क्लियर भी हो गया है, ठीक है। सो बेटा अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमको क्या क्या खबर का पता चलता है, क्या क्या बातों का पता चलता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले बेटा अबाउट द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होने के बाद जो एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है उसका क्या केमिकल फॉर्मूला होगा उसके बारे में हमें पता चलता है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में कौन बताएगा, केमिकल रिएक्शन बताएगी। अबाउट द रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बताएगी। प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके बारे में बताएगी हमें, ठीक है। अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहा है, ठीक है, उसमें कितने आटम किसके हैं कौन बताएगा, केमिकल इक्वेशन बताएगी। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बताती है, ठीक है। चलिए भाई इतना तो मैम हम समझ गए, याद कर लेंगे। आगे क्या है, अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल है तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है हमें बताती है ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वापस इस वाली केमिकल इक्वेशन पे आती हूं, तो यहां पर इस पर्टिकुलर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मुझे Fe2O3 जो दिखाई दे रहा है ना, आयरन का ऑक्साइड, इस आयरन के ऑक्साइड की केमिकल कंपोजिशन मुझे केमिकल इक्वेशन से पता चल रही है, क्योंकि यहां पर मैंने पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिखा हुआ। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस ऑक्साइड के अंदर आयरन 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा जी, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, ठीक है। यानी कि ये फेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है, आयरन यहाँ पर जो है +3 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से सबको समझ में आता है। फिर ये जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं इससे बेटा जी मुझे समझ में आता है नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, अमाउंट के बारे में। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम बता सकते हैं जैसे कि when 2 moles of iron react with 3 moles of water it will form 1 mole of Fe2O3 and 3 moles of hydrogen gas, ठीक है। 3 moles of hydrogen यहाँ पर बनते हैं। तो हमें अमाउंट के बारे में भी कौन बताती है, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताती है। अगर बेटा जी मेरे को नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चल रहा है तो मेरे को मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी पता चलेगा। मुझे किसके बारे में पता चलेगा, मुझे मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी पता चल रहा होगा। आई होप आप सभी को ये सारे के सारे पॉइंटर्स क्लियर हो रहे हैं। इसी के साथ हमने बेटा जी बैलेंसिंग जो थी वो क्या कर ली है, कवर कर ली है, ठीक है। बैलेंसिंग डन होने के बाद अब हमको केमिकल रिएक्शन के ऊपर चलना है एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे बेटा पहले यहां पर जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमें करनी है उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद अगला जो हमें पढ़ना है बेटा वो होगा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन के बाद जो हम पढ़ेंगे बेटा वो होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो मैं तुम्हें करवाने वाली हूं वो होगी बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाने के बाद, डबल डिस्प्लेसमेंट बेटा जी रिएक्शन करवाने के बाद जो हम रिएक्शन यहां पर कवर करने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो हम कवर करेंगे वो आपकी कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक साथ साथ कवर करते रहेंगे इसी के बीच में, है ना, पर फिर भी मैं यहां पर मेंशन कर देती हूं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद बेटा जी मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवा दूंगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्लस में रिडॉक्स रिएक्शन, प्लस में क्या करेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया कि कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़नी है, डिस्कस करनी है आज के इस पार्ट में, आज के इस डिस्कशन के अंदर। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? तो चलिए भाई, अब बारी आ गई है कुछ केमिकल रिएक्शंस करने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो चीजें आपको अभी दिखाई दे रही होंगी। मेरे पास क्या है? दो बीकर हैं। ठीक है, दो बीकर है, एक के अंदर कुछ ब्लू सा आपको दिखाई दे रहा है ना, और दूसरे के अंदर मैंने क्या लिया, कुछ ट्रांसपेरेंट सा आपको दिखाई दे रहा है इस वाले बीकर के अंदर। ठीक है, सो अब यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हम करने वाले हैं। ठीक है, सो आप मेरे को ना बताना कि यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, और बताना कि सच में कोई इन दोनों को मिलाने के बाद कोई केमिकल चेंज होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे देंगे। ओके, मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ, ये देखिए, इसको इसके अंदर डालने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ प्रिसिपिटेट यहाँ पर बन गए हैं, और जो ब्लू कलर था ना वो कैसा हो गया? थोड़ा सा पेल ब्लू कलर हमारे पास बन गया है। ठीक है, यहाँ पर जो सब्सटेंस था हमारा वो कैसा हो गया भाई? प्रिसिपिटेट आउट हो गया है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? क्या आप देख पा रहे हैं? तो ये इसको क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन कहते हैं। अगर मैं इसको घुमाऊंगी तो ये देखो, ये जो आपको ग्लास के ऊपर दिखाई दे ना, सारे के सारे प्रिसिपिटेट इसके ऊपर चिपक गए हैं, है ना, सारे के सारे प्रेसिपिटेट जो हैं इसके ऊपर चिपक गए हैं। ये देखिए, मैं जैसे इसको घुमाऊंगी सारे प्रेसिपिटेट कहाँ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे, और थोड़ी ही देर में इसको अगर मैं अनडिस्टर्ब छोड़ दूंगी तो सेटल डाउन हो जाएंगे। कलर कैसा हो जाएगा? पेल हो गया है, और जो क्लियर ब्लू हमारे पास सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया? पेल ब्लू कलर के यहाँ पर पीपीटी बन गए हैं, जो क्या कर जाएंगे? सेटल डाउन कर जाएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो जहां पर भी आपके पास क्या होते हैं? पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस केस में क्या होता है बेटा? हमारे पास हम कह सकते हैं कि यस, हमारे पास क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेसिकली हमें डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी जो मैंने आपको पेल ब्लू कलर के पीपीटी वाला रिएक्शन करवाया था स्टार्टिंग में, कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैं आपको करवा रही थी, तो उसी का ही हमने ये एग्जाम्पल किया है। यहाँ पर क्या हुई है? डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो ये जो हमारी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर जो सिंथेसिस रिएक्शन है, ये क्या है? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास दो चीजें आपस में क्या करती है? कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है दो रिएक्टेंट की हेल्प से, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर डायरेक्ट सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो ए और बी आपस में रिएक्शन करने के बाद ए बी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन द अबव रिएक्शन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी टेक्स प्लेस एंड गिव्स द मॉलिक्यूल अ न्यू सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बेटा जी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले भाई वही वाली हम करते, देखो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवाया, दो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्शन करने के बाद CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसी के बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर मैं मैग्नीशियम को बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो आपके मैग्नीशियम का ऑक्साइड हमें मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर हमें मिलता है, व्हाइट कलर का पाउडर हमें मिलता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो यही वाली चीज देखो लिख रखी है यहाँ पर, साथ में हमने हीट लिख रखी है यहाँ पर, यानी कि
जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ कार्बन करते हैं, तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, क्योंकि यहां पर हीट बाहर निकल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर हीट बाहर निकल रही है। फिर बेटा यहां पर अगर हम देखें तो आयरन का सल्फाइड यहां पर फॉर्म हो रहा है। किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, आयरन सल्फाइड का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। कब, कैसे बन रहा है, जब हमने आयरन को सल्फर के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है, आयरन को सल्फर के साथ रिएक्शन करवाया और उसको क्या किया बेटा जी, हीट अगर हमने कर दिया तो क्या बन जाए, यहां पर आयरन का सल्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, FeS का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, आयरन को हमने क्लोरीन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाया, क्लोरीन हमने गैस की फॉर्म में लिए है, ठीक है, और आयरन को हमने किसकी फॉर्म में लिया है बेटा, यहां पर ये जो ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज लिखा गया है, ये इसकी फिजिकल स्टेट को यहां पर मेंशन करता है। किसको, इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में हमें बताता है। अगर मैंने आयरन के बगल में S लिखा है तो ये क्या बताता है, सॉलिड स्टेट में हमने आयरन को लिया है। क्लोरीन के आगे अगर मैंने G लिखा है तो ये बताता है हमने क्लोरीन को गैसियस स्टेट में लिया है। इन दोनों के रिएक्शन से, इन दोनों के केमिकल कॉम्बिनेशन से जो मुझे मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है, वो FeCl3 है। वो क्या है बेटा जी, FeCl3 है। तो FeCl3 क्या है बेटा, आपके पास प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, नया सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, जिसको क्या बोलेंगे, फेरिक क्लोराइड का हम नाम देंगे। तो ये भी क्या है बेटा, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट है ना, टू रिएक्टेंट से क्या मिल रहा है हमें, वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, हमारी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, देखिए यहाँ पर, व्हेन क्विकलाइम कंबाइंस विद द वाटर अ विगरस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टेक्स प्लेस। यानी कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें हम क्या लेते हैं बेटा, हम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, है ना, ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विक लाइम को जब पानी के साथ बेटा हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बेटा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिलता है। हमें क्या मिलता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिलता है, और साथ में बेटा काफी ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है जिससे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहेंगे। ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमारे पास एग्जाम्पल है। CaO से H2O जब रिएक्शन करता है, वाटर रिएक्शन करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉमन नेम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, साथ में हीट, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या सभी को समझ में आया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही, शाबाश। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये जो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पर्टिकुलर स्लेक्ड लाइम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। वॉल्स के ऊपर व्हाइट वॉशिंग जब हम करते हैं तो हम चूना यानी कि क्विक लाइम को पानी में घोलते हैं, और जब इसको पानी में घोलते हैं तो बेटा बहुत ही ज्यादा बुलबुले उठते हैं। बुलबुले उठते हैं मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है कि हमारा रिएक्शन मिक्सचर बेटा बॉइल होने लगता है, उसके अंदर बॉइल आ जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा वो हीट अप हो जाता है और स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो स्लेक्ड लाइम है बेटा, ये स्लेक्ड लाइम जो है ये क्या है बेटा, ये आपका व्हाइट वॉश की तरह यूज होता है। ठीक है, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए बेटा जी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, आइए अब इसको आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, है ना। स्लेक्ड लाइम को हम यूज करते हैं फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज अप्लाइड टू द वॉल, जब हम स्लेक्ड लाइम के सॉल्यूशन को वॉल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, चमकीली व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है। क्यों आ जाती है ये तुमसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो स्लेक्ड लाइम है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है, और उसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये किस चीज का फॉर्मेशन कर देती है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देती है। किसका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है, और साथ में वाटर भी यहां पर रिलीज होता है। ठीक है, द लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड गिव्स अ शाइनी फिनिश। क्या देता है हमको, शाइनी फिनिश देता है। शाइनी फिनिश किस चीज की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। किसकी होती है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की शाइनी फिनिश होती है। ठीक है, तो व्हाइट
व्हाइट शाइन जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हमारे पास फॉर्म होती है, बनती है। ठीक है, साथ में वाटर रिलीज होता है जो कि क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्शन करवाने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ पर क्या बनते हैं बेटा, हमारे पास PPT का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो द लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स गिव्स अ शाइनी फिनिश। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। क्या देता है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्साइड देता है। तो वो भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आता है बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, ब्रेक डाउन होता है। डीकंपोजिशन का मतलब ही होता है बेटा जी ब्रेक डाउन होना। क्या होना, ब्रेक डाउन होना। तो यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, तो वो डीकंपोजिशन का एग्जांपल होगा, ब्रेक डाउन का एग्जांपल होगा। डीकंपोजिशन की अगर मैं बात करती हूं तो मेरे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बेटा जी तीन टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शन देखने को मिलती है? एक हमारे पास होती है बेटा जी थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन के बाद जो अगली हमें मिलती है, थर्मल डीकंपोजिशन हमको मिलता है। इसके अलावा हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फोटोलिटिक फोटोलिटिक डीकंपोजिशन एंड फोटोलिटिक डीकंपोजिशन के अलावा हमारे पास होती है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब इन तीनों को ही हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। थर्मल वर्ड रिलेटेड है बेटा हीट से, यानी कि जब हम हीट करके डीकंपोजिशन करवाते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। जब फोटोन रिलेटेड है बेटा हमारी सनलाइट से, हमारी लाइट से, तो सनलाइट देकर, लाइट देकर जब हम ब्रेक डाउन करवाते हैं तो उसको फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी देकर ब्रेक डाउन करवाना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जब ब्रेक डाउन करवाते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी, किसकी बात कर लेते हैं, नॉर्मल डीकंपोजिशन के अंदर। पहले तो डेफिनेशन देखिए, यहां पर डीकंपोजिशन में अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट और मे बी बाय द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इस बेसिस पर हमारे पास टोटल तीन टाइप की क्या होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखते हैं, मेरे पास क्या है बेटा, यहां पर मरकरी का ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। इसको अगर मैं हीट करती हूं तो हीट करने के बाद इसका ब्रेक डाउन होगा, मुझे Hg अलग मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में, और साथ में ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है Hg और O2 जो मुझे मिल रहा है, ये क्या है बेटा, यहां पर हीट की वजह से ब्रेक डाउन हुआ है, इसी वजह से ये थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल है। किसका, थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल है। अगला रिएक्शन अगर मैं देखूं, यहां पर वाटर है बेटा, ठीक है, H2 है लिक्विड फॉर्म में। अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करती हूं तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्रॉम द वाटर, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से हो रहा है, इसी वजह से इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में निकल रहे हैं, यहां पर 2 है, यहां पर क्या है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, और यहां पर क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। इसी वजह से यहां पर जो रेशियो होगी वो कितनी आएगी, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन अगर तुमसे पूछी जाती है, ठीक है, तो तुम क्या लिख कर आओगे, 2:1। अगर ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन पूछ ले, उल्टा पूछ ले, तो 2:1 नहीं लिख कर आना, फिर 1:2 लिख कर आना। ठीक है, तो यहां पर बाय वॉल्यूम 2:1 में हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है बाई वॉल्यूम। ठीक है, बाई वॉल्यूम, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका रेशियो, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट हमारे पास एक और थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको अगर मैं हीट करती हूँ, हीट करने के बाद मुझे कैल्शियम ऑक्साइड और क्या मिलता है, CO2 मिलता है। तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है, एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर अगर टूट रहा है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीटिंग करने के बाद, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, थर्मल
थर्मल डिकम्पोजिशन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है जी, चमक गया जी सभी को, क्लियर हो गया जी सभी को, जल्दी से बताएंगे, बोलिए भाई हाँ कि ना। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। अब इस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद ठीक है हम एक और एग्जाम्पल करते हैं हमारे किसका बेटा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। मान लीजिए मेरे पास क्या है, AgCl है। ठीक है, मेरे पास क्या है, AgCl है। तो AgCl के ऊपर अगर मैं सनलाइट पास करती हूं, क्या पास करती हूं, सनलाइट। सनलाइट अगर मैं पास करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, Ag प्लस में Cl2 गैस की फॉर्म में यहां पर बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन यहां पर 2 हैं, हम आगे 2 लगाएंगे और इसको भी बैलेंस कर देंगे, आगे 2 आ जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा जी, आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं पे उसी तरीके से AgCl की तरीके से AgBr को भी अगर मैं यहाँ पर हीट की जगह पर क्या पास करती हूँ, सनलाइट। हीट नहीं पास कर रहे, सनलाइट। सनलाइट को हम H से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर Ag प्लस में Br2 का फॉर्मेशन होगा, इसको बैलेंस करेंगे, हम आगे 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी आगे 2 लगा देंगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने तीनों के एग्जाम्पल देख लिए और इसी डिकम्पोजिशन के अंदर बेटा जी हमें एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़नी है जो कि ये है। देखिए यहाँ पर लेड का नाइट्रेट ले लिया, लेड के नाइट्रेट को अगर मैं क्या करती हूँ, हीट करती हूँ, तो आफ्टर हीटिंग मुझे लेड का ऑक्साइड मिलता है, PbO मिलता है, साथ में NO2 गैस रिलीज होती है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नाइट्रेट बन रहा है हमारा, नाइट्रेट नहीं सॉरी, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, देखो मैंने क्या बोला, लेड के नाइट्रेट को, ठीक है, यहाँ पर क्या लिया हुआ है हमने, PbNO3। ठीक है, NO3 नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट होता है। तो लेड नाइट्रेट को जब मैं हीट कर रही हूं तो लेड का ऑक्साइड मिल रहा है, NO2 मिल रहा है और साथ में ऑक्सीजन यहां पर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा लेड का नाइट्रेट है, इसको हीट करने पर लेड का ऑक्साइड, NO2 और O2 हमको मिलता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर ये जो NO2 बन रहा है, ये जो गैस NO2 है, इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स बेटा जी रिलीज होते हैं। ठीक है, आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को थर्मली डीकंपोज कराते हैं तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो गैस रिलीज हो रही है उसका कलर ब्राउन है, बताइए वो कौन सी वाली गैस है। तो आप क्या बताओगे, वो NO2 गैस रिलीज हो रही है। क्लियर हो गया सभी को, बोलो भाई हाँ कि ना, किस किस को क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन हमें करनी है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम क्या करवाते हैं बेटा, हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी के बेसिस पर क्या करवाते हैं, डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इट इज अ केमिकल चेंज इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल AB को C के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, यहां पर AC प्लस में B का फॉर्मेशन हो रहा है। बेटा जो C है अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है, अगर C हमारे B से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगी, AB में से B को डिस्प्लेस कर देगी, उसको रिप्लेस कर देगी और खुद यहां पर आकर जुड़ जाएगी और साथ में जो B है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसका सिंपल सुंदर एग्जांपल हमारे पास आता है बेटा, आयरन को अगर मैं रिएक्शन करवाती हूं कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसको अगर मैं यहां पर रिएक्शन करवाती हूं तो क्योंकि आयरन जो है, आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन, किससे ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन योर कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसी वजह से यहां पर क्या बन जाएगा, हमारे पास FeSO4 का फॉर्मेशन होगा और साथ में बेटा जी आपके पास FeSO4 के अलावा आपके पास जो है कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ये बेटा रिएक्टिविटी के बेसिस पर हमने ये किया है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास एक होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर बेटा सबसे पहले हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की ओर जाते हैं हमारी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती चली जाती है। सबसे पहले क्या आता है, पोटाशियम। इसको याद कैसे करते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई like her chop।
आई लाइक हर कॉल मी क्यूट एंड स्मार्ट होता है वैसे, पर मैं हाइड्रोजन के बाद जो है एक नई लाइन आपको बताने वाली हूं, चाप। ठीक है, CHAAP, आई लाइक हर तक याद करेंगे, आई लाइक हर, बस आगे आपको क्या याद करना है, चाप याद रखना है। ठीक है, चाप पता है आपको, पता है खाने वाली जो डिश होती है, सब्जी होती है, चाप, सोयाबीन चाप जो होती है वही वाली। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे याद करा हमने, प्लीज, प्लीज से क्या आया, पोटेशियम। स्टॉप, एस से क्या आया, सोडियम। ठीक है, कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। ठीक है, सी ए से क्या आया, कैल्शियम। मी के एम से क्या आया, मैग्नीशियम। अ से क्या आया, एल्यूमिनियम। जिब्रा से क्या आया बेटा, जेड एंड जिंक। मी, ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। आई से क्या आया, आयरन, है ना, आई से क्या आया, आयरन। ठीक है, आई लाइक, लाइक से क्या आया, ठीक है, लाइक के एल से क्या आया, लेड आया। ठीक है, फिर हर से क्या आया, हर से क्या आया बेटा, यहां पर हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन को हम रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, फिर नीचे याद रखना है चाप। सी से क्या आया, Cu, एच से क्या आया, Hg, ए से क्या आया, Ag, ए से आया Au और पी से आया Pt। तो जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जा रहे हैं, हमारी रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। यहां से यहां ये बेटा कॉन्टिन्यूएशन में है, फिर यहां से यहां रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीजेस। ठीक है, यहां पे लिख भी लेते हैं इस वाली चीज को कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द सीरीज। ठीक है, डाउन द सीरीज। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम हुआ। यहां पर बेटा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है कि हमने हाइड्रोजन को क्या माना हुआ है, रेफरेंस। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या माना हुआ है बेटा, हमने हाइड्रोजन को माना है रेफरेंस। तो हाइड्रोजन के ऊपर सारे प्लेस जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टिव। ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो यहां पर मैंने आपको कहा था कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर प्लेस्ड है, जो भी मेटल जिसके ऊपर प्लेस्ड होगी वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगी। कॉपर तो बेटा यहां आ रहा है ना, और आयरन देखो काफी ऊपर है, यहां पर आ रहा है आयरन, तो आयरन क्या हो गया, ज्यादा रिएक्टिव हो गया। वहीं पे जो मैग्नीशियम होगा या हमारा जो कैल्शियम होगा वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर हो रहा है, वो क्या है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। और इनमें भी अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूं तो यहां तक के मेटल्स जो होते हैं हमारे हाईली रिएक्टिव के अंदर आते हैं, फिर यहां से लेके और यहां तक के मेटल मॉडरेट रिएक्टिविटी में आते हैं, और ये किस में आते हैं, लीस्ट रिएक्टिविटी के अंदर आते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी हम क्या करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके दिखाते हैं। ठीक है, अगला देखो यहां पर हमने कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्शन करवाया। अगेन बेटा जो हमारा कॉपर आता है वो तो हाइड्रोजन के नीचे प्लेस्ड है ना, तो जिंक तो ऊपर ही है उसके, तो जिंक जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाता है। मैग्नीशियम को H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम का सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है। ठीक है, जो मैग्नीशियम है वो H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड है। इसी वजह से वो क्या करता है बेटा, हमारे एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, डिस्प्लेस करता है। यहां पर पूरी बेटा रिएक्टिविटी दोबारा लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है। देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी। ठीक है, आई लाइक हर तक याद करके चाप से याद करेंगे, सारा याद हो जाएगा तुम्हें। उसके बाद बेटा जी यहाँ पर नॉन मेटल्स की भी कुछ रिएक्टिविटी सीरीज आपको दे रखी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो आपके पास जो रिएक्टिविटी है क्या करती हुई आपको दिखाई दे रही है, डिक्रीज करती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या होगा, लीस्ट एक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, और फ्लोरीन जो होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद होगी तो आपके लिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना और करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, और काफी आप आसानी से उसको रिएक्शंस को कर लेंगे। ठीक है, अगला जो हमें कवर करना है वो है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज इन विच टू कंपाउंड्स इन अ सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज। यहां पर एक्सचेंज देखने को मिलेगा, कैटायंस और एनायन दोनों रिएक्टेंट के आपस में एक्सचेंज होते हैं और फिर हमें नए प्रोडक्ट मिलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दो बार यहां पर डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिलेगा।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बेटा हमारे पास क्योंकि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जब भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इनसॉल्युबल सॉल्ट्स मिलते हैं, इनसॉल्युबल पीपीटी। जिस तरीके से यहाँ पर प्रेसिपिटेट बेटा जी बने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो पीपीटी बन रहे हैं ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसके अंदर जिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के बाद हमें क्या मिलते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलते हैं, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अ केमिकल चेंज, अ केमिकल रिएक्शन in which two compounds in their aqueous state react to form an insoluble salt, जिसको क्या बोल रहे हैं, precipitate कह रहे हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, precipitate कह रहे हैं। as one of the product is known as precipitation reaction, उसको क्या बोलते हैं, precipitation reaction कहते हैं। यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अगर मैं रिएक्शन करवा रही हूँ तो मेरे को बेरियम सल्फेट और NaCl यहाँ पर मिल रहा है ना। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं आपको अलग स्लाइड पर करके दिखाती हूँ। बेरियम क्लोराइड मैंने ले लिया है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ मैं रिएक्शन करवा रही हूँ। तो ये जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है आपस में रिएक्शन करेंगे, बेरियम का सल्फेट बनेगा यानी कि BaSO4 का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, और साथ में, ठीक है, बेरियम सल्फेट, बेरियम जो है सल्फेट के साथ जुड़ गया और जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा जी यहाँ पर NaCl। तो बेरियम सल्फेट के बेटा यहाँ पर इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ये इसके व्हाइट कलर के पीपीटी बेटा नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर क्योंकि दो बार एक्सचेंज हमको देखने को मिल रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट और साथ में H2S को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कॉपर सल्फाइड के CuS के ब्लैक कलर के पीपीटी बनते हैं, मिलते हैं। तभी इसकी जो फिजिकल स्टेट यहाँ पर हमने ब्रैकेट में मेंशन करी हुई है वो सॉलिड मेंशन करी हुई है, साथ में आपको H2SO4 यहाँ पर मिलेगा। तो ये भी बेटा आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर अगला जो हमने कवर करना है हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने जो नेक्स्ट टाइप पढ़ना है बेटा वो होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब भी बेटा जी हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस में वाटर का फॉर्मेशन होता है, सोल्ट प्लस में वाटर यहां पर बनते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एसिड का एसिडिक इफेक्ट और बेस का बेसिक इफेक्ट आपस में क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। सो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स की बात करूं तो मैंने अभी अभी आपको बताया जब भी हम बेस को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, HCl हमारा एसिड है। तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, Na और Cl आपस में जुड़ेंगे, H और OH आपस में जुड़कर वाटर बना लेंगे, Na और Cl से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर इसकी आयनिक फॉर्म अगर मैं लिखती हूँ Na और OH नेगेटिव यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो ये Na पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर NaCl एंड हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ सोल्यूबल बेस, यानी कि ऐसे बेस बेटा जी जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, ऐसे बेस जो कि क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, क्या चीज बेटा, एल्कली। उनको क्या बोला जाता है, एल्कली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्कली का नाम उनको दिया जाता है। तो वाटर सोल्यूबल बेस को क्या बोलते हैं, एल्कली कहते हैं। NaOH और KOH दोनों के दोनों बेटा वाटर सोल्यूबल बेस है, पानी में घुल जाते हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एल्कली है। यहाँ पर हम एल्कली यानी कि वाटर सोल्यूबल बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ। यहाँ पर हमने HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड ले लिया है। यहाँ पर मैं बेटा नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन करवा रही हूँ KOH के साथ, KNO3 और साथ में वाटर हमें मिल रहा है। यहाँ पर NaOH को रिएक्शन करवा रही हूँ H2SO4 के साथ, तो मुझे Na2SO4 और साथ में क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। NaOH को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया मैंने, क्या मिल गया मुझे, सोडियम का सल्फेट, ये मेरा सॉल्ट है, और H और OH आपस में जुड़कर यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आया है।
नेक्स्ट यहाँ पर एक और टाइप के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास बन रहे हैं, जो हम यहाँ पर जो बेस ले रहे हैं वो कैसे बेस ले रहे हैं, ये जो बेस है बेटा ये इनसॉल्युबल बेस है, यानी कि इनको हम एल्कली नहीं कहेंगे। आपको ये बात, ये की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो हमारे बेटा जी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये बेटा लेड का ऑक्साइड है, लेड का ऑक्साइड यानी कि मेटल का ऑक्साइड है। ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है। किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। लेड का क्या बन जाएगा, नाइट्रेट बन जाएगा। लेड का नाइट्रेट लिखना बिल्कुल भी टफ नहीं है। पीबी की वैलेंसी Pb+2, ठीक है। और नाइट्रेट हमारे पास क्या होता है, NO3 नेगेटिव होता है। तो क्रॉस वैलेंसी करेंगे PbNO3 का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में यहाँ पर क्या बन गया बेटा, वाटर बन गया। यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड अगेन हमारे पास क्या है, ठीक है, कॉपर क्या है, मेटल है। कॉपर का ऑक्साइड किसका एग्जांपल हो गया, हमारे मेटल का ऑक्साइड हो गया। एंड मेटल ऑक्साइड जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे होते हैं, बेस की तरह एक्ट करते हैं, बेसिक होते हैं। क्यों बेसिक होते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स को जब पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर H और O मिलकर, H2 और O मिलकर H2O बनाएंगे और कॉपर और सल्फेट आपस में क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रही है और साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। जहां पर भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा होगा प्रोडक्ट में, ओनली सॉल्ट एंड वाटर बन रहा होगा, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अगले टाइप की रिएक्शंस वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूं बीच में ही, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, पर फिर भी अलग से हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन एवरी केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन चेंज इन एनर्जी इज इन्वॉल्व, एनर्जी के अंदर चेंज देखने को मिलता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें किसी किसी के अंदर तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है केमिकल रिएक्शन को करने के लिए। कई बार किसी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन को करने के बाद हमें हीट मिलती है, हमारा बीकर गर्म हो जाता है या कई बार बीकर ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज इन्वॉल्व हो रही हैं उसी के बारे में हमें पढ़ना है, एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ना है। एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। हर एक सब्सटेंस के पास फिक्स अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी होती है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एंड इज रेफर्ड टू एज द केमिकल एनर्जी, ठीक है। उस केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी पहले से स्टोर्ड है, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द, आपको फिर से यहाँ पर एनर्जी चेंज के अंदर ये वाली बात बताई जा रही है कि भाई मेरे को अगर कोई केमिकल रिएक्शन करवानी है तो मेरे को पुराने बॉन्ड रिएक्टेंट के तोड़ने पड़ेंगे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। ओल्ड बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ती है और पुराने बॉन्ड जब टूटते हैं और नए बॉन्ड्स जब बनते हैं तो स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताया गया है। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग अप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम रिजल्टिंग इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम हीट देकर हम बॉन्ड्स को ब्रेक करा सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ठीक है, क्या करते हैं, रिलीजेस एनर्जी। नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी चेंज के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी हमारे पास रिएक्शंस होती है बेटा जी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आगे मूव करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूं तो बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, जहां पर हीट बाहर निकल रही होती है, हमारा बीकर गर्म हो जाता है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 और साथ में हीट बाहर निकल रही है। यहाँ पर हमने मीथेन यानी कि हाइड्रोकार्बन ले लिया है, इसको अगर मैं क्या करती हूँ, बर्न करती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो CO2 एंड साथ में वाटर और साथ में बेटा जी हीट भी निकलती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो है
एग्जाम्पल वो क्या हो जाएगा बेटा, ये पर्टिकुलर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि वाई वी से कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वाई वी से कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट इन राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म द ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है बेटा ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, सॉरी, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है हमारे फूड के अंदर, हमारे ग्रेन्स के अंदर, है ना, राइस के अंदर, पोटैटो के अंदर, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के अंदर जो जब कन्वर्जन होता है, ठीक है, तो यहां पर ये कन्वर्जन के साथ हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। अब यहां पर ये जो ग्लूकोज बना आफ्टर डाइजेशन, हमने खाना खाया, डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, डाइजेस्टिव एंजाइम इन्वॉल्व हुए, पूरी बायो में तुमने ये चीजें पढ़ी हुई होंगी। मेरे को क्या मिल गया बेटा, कार्बोहाइड्रेट से मुझे ग्लूकोज मिल गया। अब ग्लूकोज का बेटा ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, जो ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन जो है बेटा एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग एंड एक्सलेशन, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, इसको हम कोई केमिकल प्रोसेस नहीं मानते। तो जब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन बेटा काम आती है रेस्पिरेशन में। एंड यहां पर ग्लूकोज के अंदर जो कन्वर्जन हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, जो कि सिंपलर फॉर्म है, ठीक है, ग्लूकोज, अब उसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा। बेटा कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर वहां पर है, हाइड्रोजन भी है वहां पर, कार्बन भी है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, उसका जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर रिलीज होगा। अगर ओनली एंड ओनली कार्बन का कंटेंट होता, वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होता, तो यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CO2 का फॉर्मेशन होता और साथ में यहाँ पर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज होगी। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, चाहे वो ATP के फॉर्म में निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा थ्योरी इसका आना चाहिए। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है। क्लियर है? चलो भाई, इसके बाद हमें आगे मूव करना है एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इट कॉजेज अ फॉल इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर क्या कॉज करता है, फॉल कॉज करता है। क्या मतलब है, हमारा बीकर जब ठंडा हो रहा है, ठीक है, हमने कोई रिएक्शन करी एक बीकर के अंदर, ठीक है, उस बीकर के अंदर रिएक्शन करने के बाद हमारा बीकर जो है ठंडा हो गया, बीकर हमारा ठंडा हो गया, ये हमें क्या बताता है कि इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया सराउंडिंग से, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसी वजह से हमारा बीकर क्या हो गया बेटा जी, ठंडा हो गया है। दिस रिप्रेजेंट की हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है। हीट का अगर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। एंडो मतलब इनसाइड, एनर्जी क्या हो गई, यूज हो गई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यूज कर लेंगे, हम देख लेंगे। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि हीट का ही एब्जॉर्प्शन हो, हमें केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए अगर हीट देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, हमें सनलाइट देनी पड़ रही है, ये तीनों के तीनों बेटा जी एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल होंगे। आपकी एनर्जी अगर मुझे उसको देनी पड़ रही है रिएक्शन को करवाने के लिए, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब यहां पर देते हैं, देखो जिस तरीके से इस रिएक्शन को करने के लिए मेरे को हीट देनी पड़ रही है, तो हीट देने के बाद मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल रहा है, तो ये रिएक्शन बेटा जी डीकॉम्पोजिशन का भी एग्जाम्पल है एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, है ना। अब यहां पर आते हैं बेटा फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस वैसे तो मैं तुम्हें करवा चुकी हूं, बट एक बार फिर से इसको हम यहां पर देख लेंगे। देखो यहां पर हमने AgNO3 ले लिया है, सिल्वर का नाइट्रेट ले लिया, सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हीट करा, मुझे AgNO2 और ऑक्सीजन बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्योंकि रिएक्शन हो रही है, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसी वजह से ये फोटोकेमिकल रिएक्शन, चाहे इसको आप अलग से पढ़ लीजिए, चाहे आप इसको हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के का ही टाइप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन तो हो रहा है, डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इसका पूरा
पर्टिकुलर नाम हो जाएगा। यहाँ पर भी ये जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, CO2 प्लस में यहाँ पर वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर और यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये भी क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये दोनों के एग्जाम्पल्स बेटा आपको ध्यान रखने हैं अगर आपसे फोटोकेमिकल रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास आती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कुछ भी नहीं है, हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास कर देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर नथिंग बट जस्ट हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। मैंने आपको ये डीकंपोजिशन के अंदर करा दी, पर आपकी बुक्स के अंदर बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के नाम से अलग से टॉपिक दे रखा है, तो बेटा वो भी देख लो। है बेटा वही वाली बात, इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करी है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो KCl है वो सॉल्ट है। जैसे अगर मैं NaCl लेती हूँ तो NaCl भी इसी तरीके से ब्रेक होता है, हमारे पास Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर टूटता है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट देने पर क्योंकि क्या हुआ है, टूटा है, ब्रेक डाउन हुआ है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन का भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? यहाँ आ जाइए, आप देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। CO2 प्लस में वाटर हमें क्या दे रहा है, H2CO3 दे रहा है। यहाँ पर दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि ये किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। सामने सामने मिला दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक को HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो जिंक का क्लोराइड बन रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड होता है, तो HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट प्लस में NaOH, कॉपर सल्फेट प्लस में NaOH का अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम का सल्फेट बनता है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं H2O से मेरे को क्या मिल रहा है बेटा जी, इलेक्ट्रोलिसिस देने के बाद मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल रहे हैं इन द रेशियो 2:1। तो ये क्या है, डीकंपोजिशन है, टूट रहा है ना, ये डीकंपोजिशन हो रहा है, तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया है। इसके बाद बेटा जी आपकी जो रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ये लास्ट टॉपिक हमारा बच गया। ये पर्टिकुलर टॉपिक बेटा हम आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर अभी के लिए एक थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा मैंने आपको कहा बेटा रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पर हम ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, किसका एडिशन, हाइड्रोजन का अगर एडिशन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। या फिर रिमूवल की टर्म्स में भी बातें कर सकते हैं। अगर मैं क्या कर दूं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर कहीं से कर दूं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, रिडक्शन। और इधर इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की टर्म्स में बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में अगर मेरे को बातें करनी है तो मेरे पास बेटा एक ट्रिक होती है जिसको हम बोलते हैं OILRIG। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन इज लॉस, लिख देती हूं मैं यहां पर, है ना, प्रॉपर हम लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। रिडक्शन क्या है बेटा जी, गेन है। ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऑक्सीडेशन में लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है एंड समझ में भी आ गया है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अच्छा पहले रिडॉक्स रिएक्शन और एक बार समझ लीजिए, है ना। रिडॉक्स जो है, रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, इसके अंदर ना, इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है, इसका नाम दो चीजों से बना हुआ है, रेड प्लस में ऑक्स। किस किस से बना हुआ है, रेड प्लस में ऑक्स। रेड मतलब क्या होता है, रिडक्शन,
ठीक है, ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि जहां पर जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन हम कहते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल अगर दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, क्या मिल गया मुझे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं बेटा, मेरे पास कॉपर का ऑक्साइड है, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड करवा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉपर और साथ में H2O मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करवा रही हूं बेटा जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रही हूं, हाइड्रोजन करवा रही हूं इन कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारे रिडक्शन का, रिडक्शन का ये क्या हो गया बेटा जी, एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, तो रिडॉक्स का क्या एग्जाम्पल होगा, जिसमें दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लेती हूं, सेम एग्जाम्पल ले लूं, कौन सा सेम एग्जाम्पल, वही वाला अभी जो मैंने किया, कॉपर ऑक्साइड में अगर मैंने क्या जोड़ दी बेटा, हाइड्रोजन जोड़ दी, तो मुझे क्या मिल रहा है, कॉपर प्लस में H2O मेरे को मिल रहा है। यहां पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं, बोलो भाई, हो रहा है कि नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का, यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि ये किसका एग्जांपल हो गया, रिडक्शन का। ठीक है, यहां पर H2 से H2O बन रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहां पर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों में, दोनों को हम क्या बोलेंगे भाई, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारा ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया है। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा, क्या बन गया बेटा, Na पॉजिटिव। तो यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे केस में जब यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन का। यहां पर हम क्या कहेंगे, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्या बना दिया, K पॉजिटिव, लॉस हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहां पर कहूं कि क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लिया बेटा, Cl नेगेटिव, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या बोल दिया कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है जी, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट से, उसके एलिमेंट से जब हम फॉर्मेशन ऑफ क्या करते हैं, अमोनिया करते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सिंथेसिस कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सिंथेसिस कहेंगे यानी कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन उसको कहा जाता है। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। ठीक है जी, अच्छा यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में जब हमने H2SO4 डाइल्यूट डाला, ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और साथ में मैग्नीशियम का सल्फेट मिलेगा, जो तुम्हें बता नहीं रखा। तो ये किसका एग्जांपल है, ये बेटा सिंपल सीधी सी बात है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड होता है तो डिस्प्लेसमेंट कर पा रहा है। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन नहीं, सिंथेसिस नहीं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हुई होंगी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ बेटा, है ना, तो ये आपको होमवर्क ज़रूर सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है, ये भी बेटा जी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, सो इसको इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।